नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है परिपक्वता। अकस्मात किशन लाल जी की पत्नी सुशीला देवी सुबह सुबह अपने पति किशन लाल जी से खफा होकर कहने लगी, आज से आप भी खाना पकाने का काम करेंगे। हमेशा मैं ही रसोई का काम करती रहूं और आप हैं कि बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं। रसोई का काम केवल मेरे ही माथे पर लिखा है क्या? ऐसे में किशन लाल जी बड़े ही प्यार भरे लफ्ज़ों में तथा बड़े ही नाटकीय ढंग से कहने लगे, अरे सुशीला, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैं कभी तुम पर जुल्म थोड़ी करता हूँ। मैं तो कभी कभी यूं ही अपना आवदार करता हूँ, वह भी कभी कभी, हमेशा नहीं। और प्यार में तो ऐसा होता ही है ना। किशन लाल जी और उनकी पत्नी सुशीला, अब कहें तो उनका संसार केवल दो ही जनों का होकर रह गया। एक समय था जब परिवार में 5 जने हुआ करते थे, उनके 2 बेटे और एक बेटी। पर जैसे जैसे परिवार और बड़ा होता गया, वैसे वैसे परिवार बिखरता गया और अब फिर से इन दोनों में ही आकर सिमट गया, जैसा कि शुरू में था। किशन लाल जी भी कभी एक संयुक्त परिवार का हिस्सा रहे थे, पर नौकरी तथा अपने खुद के परिवार की जिम्मेदारियों की खातिर गांव घर से बिछड़ गए और एक रोज आसमान के विशाल तारा समूह में से जैसे कोई एक तारा बुझकर ठंडा होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है तथा क्षण भर में ही कहीं खो जाता है, ठीक उसी प्रकार किशन लाल जी भी अपने विशाल गांव और परिवार से छिटक कर शहर में नए नए जन समूह के बीच गुमनाम राहों पर चलते चलते जीवन के बहुत से दशक को पार करके बुढ़ापे की दहलीज पर आकर पहुंच गए। घूर्णायमान समय चक्र के साथ साथ ताल मिलाकर चलने की कोशिश तो सभी को करनी होती है। किशन लाल जी भी खूब कोशिश किए। प्रवाहमान जल धाराओं की तरह बहुत सी बाधाओं के बीच बिना रुके चलने की कोशिश में पत्नी सुशीला देवी ने उनका बहुत साथ दिया। जैसे कि कंडारी अपनी नाव को किनारे लगाने की जुगत में सदा प्रयासरत रहता है, अपनी नाव में सवार लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना तथा अपनी नाव को किनारे लगाना भी कोई सहज काम नहीं होता, जिसे देखने पर सहजता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर अब किशन लाल जी तथा सुशीला देवी जीवन के उस मुहाने तक पहुँचे जहाँ पर यह दोनों फिर से अकेले होकर रह गए। परिवार के बाकी तीनों सदस्य अपने अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने अपने ठिकाने की ओर चल दिए। कभी कभी सुशीला देवी मन ही मन सोचती है कि लोग कहते हैं कि पक्षियों के घोंसले में और हमारे मनुष्य के घर मकान में कितना अंतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और पशु पक्षी सामाजिक प्राणी नहीं होते। जैसे जैसे पक्षी उड़ने लगता है, उसके मन में उड़ने का एक अदम्य उत्साह होता है। वह अपने माता पिता के घोंसले से निकल जाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए एक नए घोंसले का निर्माण करते हैं। ऐसे में उनका जीवन मनुष्य के जीवन के साथ कितना मेल खाता है। जब जब मनुष्य अपनी काया में बड़ा होता है, पक्षी के अनुरूप पृथ्वी के खुले आसमान तले निर्विवाद घूमने को तथा विचरण करने हेतु अपने माता पिता के प्यार रूपी घोंसले से निकलकर कहीं और नया घोंसला बना लेता है। और किशन लाल तथा सुशीला देवी जैसे कितने लोग दो हंसों की जोड़ी की तरह फिर से अकेले अपने घोंसले में ही रहकर बीते हुए दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। और फिर कब उन दो हंसों का जोड़ा बिछड़ जाएगा, कोई नहीं जानता। किशन लाल जी भी जानते हैं कि पूरे जीवन भर लड़ते झगड़ते बिताने के पश्चात एक रोज हमें भी हंस के जोड़े की तरह एक दूसरे से बिछड़ जाना है, जो प्रकृति के एक अटूट नियम का हिस्सा है। जीवन के ढलान पर खड़े होकर बीते दिनों को याद करते हुए कभी कभी भावुक हो जाना स्वाभाविक है।
हंसते खेलते तथा हमेशा उछल कूद करते रहने वाली छोटी सी गुड़िया आंचल कब बड़ी हो गई और अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चल पाया। इस बात का एहसास तब हुआ जब शहनाई की गूंज के बीच में रोते बिलखते हुए बेटी आंचल अपने मायके से विदा होकर अपनी ससुराल को चली गई और यहाँ पिता किशन लाल जी तथा माँ सुशीला देवी रोते बिलखते रह गए। यह तो समय चक्र तथा जीवन चक्र का ही एक हिस्सा था। किशन लाल जी और उनकी पत्नी अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे और प्रकृति के नियम के अनुसार एक समय ऐसा आया कि दोनों बेटे अमूल्य और देवल दोनों ही अपने अपने जीवन साथी के साथ दूर दिगंत के सात समुंदर के पार चले गए, जहाँ से लौट के आना बहुत ही आसान है, पर कोई भी लौट कर आना चाहे तब, क्योंकि सभी लोग अपनी सुख सुविधा तथा बेहतर जीवन का सपना देखते हैं। सपना तो शायद एक रोज किशन लाल जी ने तथा सुशीला जी ने भी देखा था कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, पशु पक्षियों की तरह उड़ते फिरें तथा अपने अपने मुकाम को हासिल कर सकें। अब एक तरफ जहां उनका सपना पूरा हो गया है, वहीं उनका घोंसला खाली होता चला गया। कभी कभी पीछे के बीते हुए समय को लेकर बड़े भावुक हो जाते हैं। एक समय ऐसा था कि एक छोटी सी कोठरी में, जैसा कि छोटे से घोंसले में बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हों, उसी प्रकार हालत थी हमारी। समय के साथ साथ हमारा घोंसले का आकार बड़ा हो गया, पर आज यहाँ पर कोई भी चूजे नहीं रहते। सभी अपने लिए नए नए बसेरे बना लिए हैं। अब हमारा इतना बड़ा घोंसला बिल्कुल वीरान पड़ा रहता है। किशन लाल जी अपने वीरान जीवन में कुछ ना कुछ रस घोलने की कोशिश तो करते हैं, पर यह नाकाफ़ी है, क्योंकि फिर से सितारों का संगम तथा मेला जैसा आंगन कभी नहीं होगा। यह सब किशन लाल जी भी समझते हैं। ऐसे में कभी कभी अपनी पत्नी सुशीला देवी को समझाते हुए कहते हैं, देखो सुशीला, तुम अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंता मत करो। वे लोग जहाँ भी हैं अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। उनके अपने जीवन साथी हैं, अपने बच्चे हैं, उनमें वह लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऐसे में सभी लोग हमारी नज़रों को सामने रहेंगे तो ऐसी उम्मीद करना भी आज के समय में अनुचित सिद्ध होता है। यह तो समय की मांग है। भगवान रामचंद्र जी तो मात्र 14 वर्ष के लिए अपने वनवास यात्रा में चले गए थे। राजा दशरथ जी को मालूम था कि 14 वर्ष के बाद फिर से उनका बेटा राम वापस अपने घर में आ जाएगा, पर हमारे बच्चे कभी कभार घर में ज़रूर आएंगे, पर पूर्ण रूप से वहाँ से कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बेहतर जीवन मिल गया है, हमारे देश से भी बेहतर जीवन, जो हम लोग उन्हें कभी नहीं दे सके। ऐसे में हमें दुख संताप करने की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें अपने मन को तसल्ली देनी होगी कि अपने बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हैं। किशन लाल जी के दोनों बेटों में से बड़ा बेटा अमूल्य अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और छोटा बेटा देवल अपनी बीवी बच्चों के साथ सिंगापुर में रहता है। साल में एक आध बार अपने माता पिता से मिलने आ जाते हैं और पूरे साल वहीं रहते हैं। जब तक यहाँ पर रहते हैं पूरे घर में मानो मेला सा लग जाता है, पर मात्र कुछ ही दिनों के लिए। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर से वही खालीपन। घर के हर एक कोना मानो चीख चीख कर यही कहना चाहता है,
कि तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जैसे कि चिड़ियों के चूजे होते हैं। माएँ उन्हें अपने साथ साथ लेकर घूमती है, उन्हें उड़ना सिखाती है, और जब वह उड़ना सीख जाते हैं तो कभी वापस मुड़कर अपनी माँ के पास नहीं आते हैं। वह अपने हिसाब से नए डेरे खोज लेते हैं। तेरे बच्चे भी उन चूजों की तरह हैं। तू तो व्यर्थ विलाप मत किया कर। सुशीला देवी के रोज के रूटीन में सुबह अपने बिस्तर छोड़ने के पश्चात सीधा रसोई में जाना होता है। कभी कभी सोचती है, काश हमारे पास कोई होता कि सुबह एक कप चाय बनाकर पिलाता, परंतु ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसे में क्या सुबह का चाय या दिन भर का खाना पकाना सभी उन्हें खुद अपने हाथों से करना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी वह दुखी हो जाती है और कभी कभी अपने पति पर भी बिगड़ते हुए कहती है, कभी तो अपने हाथों से कुछ कीजिए ना, हमेशा मैं ही करूँगी क्या। जवाब में किशन लाल जी कहते हैं, अरे मुझे आता ही कहाँ है, अगर मुझे आता होता तो मैं नहीं करता क्या। तुम जैसा समझो वैसा ही करो, मुझे सब मंजूर है। किशन लाल जी कभी अपनी पत्नी पर दबाव नहीं डालते। उनका कहना है कि हम तो केवल जीने के लिए खाना खाते हैं, ऐसे में जो भी मिल जाए खा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जीते हैं। हम तो उनमें से नहीं है ना। ऐसे में उनकी पसंद नापसंद का कोई विषय ही नहीं है। कभी किसी बात पर दबाव नहीं डालते। इस बात पर कहीं ना कहीं सुशीला देवी के मन में संतोष है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि बहुत से लोगों की तरह उनके पति कभी किसी तरह की फरमाइश नहीं करते। जो भी बन जाए और जैसा भी बन जाए, कभी नहीं कहते कि अच्छा नहीं बना, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था। उनके मन में केवल एक ही बात है कि किसी भी तरह अपनी दिनचर्या रुके बिना चलती रहनी चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक चंद्रकांत जी और आनंद बिहारी जी आकर कॉलिंग बेल बजा देते हैं। ऐसे में उनके विवादों के बीच एक नया मोड़ आ गया। किशन लाल जी दरवाज़ा खोलते हुए उनका स्वागत करते हैं और अपने ड्राइंग रूम में लाकर बैठा देते हैं और उनके साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं। ऐसे में आनंद बिहारी जी बड़ी ही शंका जताते हुए कहने लगे, किशन लाल जी, अब तो लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध लगने ही वाला है। ऐसे में चिंता जताते हुए किशन लाल जी कहते हैं, मैं भी तो यही सोचकर हमेशा चिंता में रहता हूँ, क्योंकि दोनों बेटे परदेश में हैं। हालांकि पूर्वोत्तर में इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, परंतु अगर विश्व युद्ध चल गया तो सभी जगह पर खतरा तो रहेगा ही ना। अभी अभी देखिए, कोरोना के कारण पूरे विश्व में तहलका मच गया था। लोगों पर कैसी कैसी विपत्ति आ गई थी, और अब यह युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध धीरे धीरे वर्ल्ड वार का रूप लेने जा रहा है। इसे लेकर केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, वरन समूची धरती पर रह रहे लोगों के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। ऐसे में चंद्रकांत जी कहने लगे, मेरे विचार में एक बात हमेशा आती है कि राजनीति करना और राजनीति के तहत किसी एक कुर्सी पर बैठकर देश को चलाना अलग बात होती है। उसके लिए केवल उम्र से नहीं, बुद्धि से भी परिपक्व होना जरूरी है, और कोई भी पुरुष या महिला हो तभी बुद्धि से परिपक्व होते हैं, जबकि उनकी उम्र होती है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यह नए नए बालकों में क्या कोई परिपक्वता थोड़ी होती है। अब देखो ना, यूक्रेन कहें या यूरोपियन देश कहें, ऐसे बहुत से देश हैं जिनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री न तो उम्र से ना तो बुद्धि से परिपक्व हैं। ऐसे में यह लोग अमेरिका की कई बातों पर चल रहे हैं।
उन्हें ना तो पीछे के इतिहास का ज्ञान है, ना ही परिपक्व रूप से अपने से कोई निर्णय ले रहे हैं। यह लोग केवल यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से रशिया को हरा दें या मिटा दें। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि रशिया को मिटाने चले लोग खुद ही मिट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो कितना विध्वंसक होगा, जान माल की कितनी क्षति पहुंचेगी। आज जो लोग यूक्रेन के लोगों को शरणार्थी के रूप में अपने देश में पनाह दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को नहीं मालूम है कि खुद अपनी जान बचाने को कहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जो भी लोग हैं सारे के सारे मर जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध और भी ज़्यादा महाविध्वंसक होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा एटम बम गिराने पर जापान के 4-6 लाख लोग मर गए थे। और अब जो परमाणु बमों का जखीरा सभी के पास है और एक दूसरे पर गिराएंगे, उसमें तो एक ही क्षण में अरबों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ना जान बचेगी, ना तो संसाधन बचेंगे। आज देखो कि यूक्रेन की क्या हालत है। ना तो किसी की जान बचा है, ना कोई संसाधन कुछ बचा है। उसके पुनर्निर्माण में कितने अरबों रुपयों की ज़रूरत होगी। साथ में लगभग 10 साल लग जाएंगे उसके बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने में। ऐसे में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में क्या बचेगा। ना तो जान बचेगी, ना तो उसके पुनर्निर्माण हेतु कुछ बचेगा। इतने में किशन लाल जी कहने लगे, अब देखो भाई साहब, मेरा तो मानना है कि सभी लोग ना तो न्यूटन आइजैक बन सकते हैं, ना ही एडमंड हिलेरी बन सकते हैं, ना रविंद्रनाथ, ना शेक्सपियर बन सकते हैं। सभी लोगों में अलग अलग गुण होते हैं। ऐसे में अगर किसी इंजीनियर को कहे कि तू हवाई जहाज़ उड़ा ले तो नहीं उड़ा पाएगा। किसी टीचर को कहें कि वह राफेल उड़ा ले, या तो युद्धक टैंक पर सवार होकर युद्ध कर ले, या तो वकालती कर ले, तो नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से रसोई का काम एक सही रसोइया ही कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। हालांकि उनमें व्यतिक्रम जरूर है कि बहुत से पुरुष शेफ की पढ़ाई करके रसोइया बन जाते हैं, सो अलग बात है। ऐसे तो बहुत सी महिलाएं अच्छी क्रिकेटर या फुटबॉलर बन जाती है। यह उन लोगों के द्वारा ज़्यादा संभव है जिनके शरीर में कुछ इस प्रकार के हार्मोन होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुष लेडीज पार्लर में महिलाओं को सजाने की नौकरी करते हैं, तो बहुत से डॉक्टर अपना डॉक्टरी को छोड़कर राजनीति या एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रखते हैं। चंद्रकांत जी जो भाव विभोर होकर सुन रहे थे, वह कहने लगे, कुछ भी हो, एक शब्द में अगर कहा जाए तो सभी लोग अपने अपने गुणवत्ता तथा सभी अपने 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 एक्सपीरियंस के फील्ड में काम करें तो उनमें ठीक से सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी काम में निपुणता हासिल करने में बरसों लग जाते हैं, चाहे वह टीचर या लेखक हो या राजनीति हो, कोई सैनिक हो, वकील हो या डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कोई भी हो। एक सैनिक 3-4 साल में युद्धक कला में निपुणता हासिल नहीं कर सकता, उसे बहुत से वर्ष लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक डॉक्टर भी। इसलिए बहुत से लोग किसी उम्र दराज डॉक्टर को ही पसंद करते हैं। इतने में आनंद बिहारी जी कहने लगे, वैसे तो फिल्म लाइन में जितनी उम्र वाले होते हैं उन्हें साइड कर देते हैं, क्योंकि उनकी चमक दमक खत्म हो जाती है। जवाब में चंद्रकांत जी कहते हैं, ऐसा नहीं है। वे लोग कम उम्र में मेन हीरो हीरोइन का अभिनय करते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके माता पिता तथा दादी नानी या दादाजी नानाजी के अभिनय को निभाते हैं। यह तो प्रकृति का एक अटूट नियम है। इतने में आनंद बिहारी जी कहते हैं, अब देखो ना, हमारे देश में भी
हमेशा परिपक्व राजनेता अपनी कुर्सी संभालते हैं कहना मुश्किल है। देखो, यह तो राजनीति है। राजनीति एक अच्छा विषय है, राजाओं के द्वारा चलाई नीति, परंतु उसमें परिपक्व होना भी जरूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुराने दिनों के इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वे न केवल अपने राजकोष को बढ़ाने तथा साम्राज्य विस्तार में विश्वास रखते थे, साथ में अपने देश की जनता का भी खूब ख्याल रखते थे, परंतु नए नए कम उम्र के अपरिपक्व राजा अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जैसा कि यूक्रेन के हैं। उन्हें अपने देश की जनता तथा भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। यह केवल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पश्चिमी देशों से हथियारों का जखीरा लाकर उनके ढेर बनाकर फटाका फोड़ने का अभ्यास करते जा रहे हैं, मानो किसी समारोह में उन्हें पटाखे फोड़ना है। यह नहीं देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों से हथियार मांगकर विश्व को एक ऐसी विषम परिस्थितियों में डाल रहे हैं कि दुनिया को तबाह होने के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और इस लड़ाई में जितने भी पश्चिमी देश उनका साथ दे रहे हैं, उनकी भी उम्र तथा परिपक्वता में बहुत कमी है, क्योंकि राजा की नीति का ज्ञान कोई इतना आसान नहीं होता है। इतने में किशन लाल जी कहने लगे, देखिए, एक बात है कि राजनीति हो या चाहे कोई परिवार, उसकी बागडोर सही हाथों में होना हो तो उसका भविष्य बहुत बुरा होता है। पर अब तो समय ऐसा आ गया कि कोई भी अपने जीवन में वाहवाही लूटने की फिराक में रहते हैं। अब आप ही बताओ, एक इंजीनियर या वकील जो अर्थशास्त्र विषय पर पढ़ाई नहीं किया है, वह भला देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाएगा? जो कभी राजनीति विज्ञान को पढ़ा नहीं हो, वह भला राजनीति कैसे करेगा? एक परिपक्व दिमाग उसी को कहते हैं, जैसे कि जब अलेक्जेंडर राजा पुरु को बंदी बना लिया था, तो अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा था, आप मुझसे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? जवाब में राजा पुरु ने कहा था, एक राजा के प्रति दूसरे राजा के जो व्यवहार होता है, मैं उस तरह के व्यवहार की उम्मीद करता हूँ। इस बात पर अलेक्जेंडर ने राजा पुरु को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया था। बातों बातों में चंद्रकांत जी कहते हैं, देखिए, कोई तो जबरदस्ती सरपंच बनकर बैठ जाते हैं और लोग उसको मानते भी हैं। जवाब में किशन लाल जी कहने लगे, आपने देखा नहीं, गांव में कोई भी अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास बाहुबल तथा धन बल है, 50 लठेत हुआ करती थी, वही सरपंच बनते थे, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार एक सरपंच है जो यह तय करेगा कि तुम अपना देश कैसे चलाओगे। यह तो उनके खुद की दूरदर्शिता है कि अपने बलबूते के बजाय वे दूसरे से बुद्धि उधार लेते हैं। अब आप ही बताओ कि कोई भला बिना लाभ के दूसरे को अच्छी बुद्धि क्यों देंगे? वह तो यही चाहेंगे कि दुनिया जाए गड्ढे में, मैं तो अपना फ़ायदा उठा लेता हूँ। आज उनके भी यही हाल है और पश्चिमी देशों ने उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इतिहास को पलट कर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, सीरिया, राशियों के विघटन, वियतनाम के युद्ध, कोरिया के विघटन हुए, इन सब के मूल में कौन उत्तरदायी है? अगर अब भी राजनेताओं ने अपने दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं समझा, तो कल को यूक्रेन तथा ताइवान के साथ साथ और भी बहुत से देश युद्ध का अखाड़ा बन जाएंगे, जो मानव सभ्यता के इतिहास में एक कलंकित अध्याय के रूप में रचित होगा, जैसे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। पर यहाँ कोई नहीं बचेगा, पूरा पृथ्वी खंडहर में तब्दील हो जाएगा।
चाहे वह दंभी प्रतापी राजा हो या निरीह जनता। इतने में सुशीला देवी ने सभी के लिए चाय बना ली तो आनंद बिहारी और चंद्रकांत जी ने एक साथ कहने लगे, भाभी जी आप फिक्र मत कीजिए, चाहे वो रसोई घर हो या देश की बागडोर हो, हमेशा कोई परिपक्व व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, जैसे कि आप हैं। तभी जीवन सुखमय होता है, अन्यथा यूक्रेन की तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।